कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में तो बड़ी अच्छी बातें हुई, और जैसे मैंने कहा कि बहुत ही यूजफुल है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें उसमें से नहीं जानी, और आपके लिए भी ये ज़रूरी है कि ये चीज़ें जो है वो आपको अपने मुस्तकबिल के लिए काम आएगी। यहाँ पर आज का जो ये जो इवेंट है उसका एक रीज़न ये भी है कि हम आज से लाइब्रेरी को ओपन कर रहे हैं। तो थोड़ी किताबों की बातें करते हैं, थोड़ा बुक्स के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। जो भी थिंक एंड ग्रो रिच से शुरुआत करता हूं। आज से करीबन 110 साल पहले अमेरिका में एक बिजनेसमैन हुआ करता था जिसका नाम था एंड्रू कार्नेगी। अगर आसान जबान में कहूं तो उस दौर का वो बिल गेट्स था, या उस दौर का वो अजीम प्रेमजी था। अजीम प्रेमजी का नाम लिया, और अगर आप लोग आईटी में इंटरेस्टेड है तो मैं आपको बता दूं, मैं बीच बीच में थोड़ा इंफॉर्मेशन भी शेयर करता रहूंगा आपको। हिंदुस्तान की 3 सबसे बड़ी जो आईटी कंपनीज है, टीसीएस है, इंफोसिस है और विप्रो है। अजीम प्रेमजी साहब जो है वो विप्रो के चेयरमैन है। और टीसीएस के हवाले से बता दूं कि टाटा ग्रुप की टोटल जितनी भी कंपनीज है उन सारी कंपनी का जो टोटल वैल्यूएशन है उससे 2 गुना से ज्यादा अकेले टीसीएस का वैल्यूएशन है। मैं ये इंफॉर्मेशन इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आईटी इंडस्ट्री क्या है ये आप लोगों को जानना बड़ा जरूरी है। तो उस जमाने में एक बंदा था एंड्रू कार्नेगी। उसको एक बार उसने डिसाइड किया कि मुझे जो है वो अपनी पूरी जिंदगी भर का जो मैंने सीखा है वो मुझे इंटरव्यू देना है। अब इंटरव्यू देने की जब बात हुई तो मान लीजिए आज अगर मुकेश अंबानी अनाउंसमेंट करेंगे कि मुझे इंटरव्यू देना है तो दुनिया के टॉप से टॉप जो जर्नलिस्ट है वो दौड़ के जाएंगे। उस वक्त जितने भी टॉप जर्नलिस्ट थे सारे गए, उनको मिले, और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं किसी भी एक्सपीरियंस वाले बंदे को नहीं दूंगा, लेकिन एक 21 साल का लड़का था जिसका नाम था नेपोलियन हिल, मैं उसको अपना इंटरव्यू दूंगा। वो अपना इंटरव्यूज देते हैं। देने के बाद उनको इतना अच्छा लगता है कि वो नेपोलियन हिल को बोलते हैं कि पूरी दुनिया में कामयाब लोग जो हैं, टॉप 700 कामयाब लोग हैं, वो सारे मेरे दोस्त हैं, और मैं आपको उन सब के लिए अपने लेटर हेड पे लिख के दूंगा कि आप उनका इंटरव्यू लीजिए। बच्चे के लिए बड़ी बात थी, 21 साल का बच्चा है, दुनिया के टॉप लोगों का इंटरव्यू लेने का मौका मिल गया। 1910 में यह प्रोसेस शुरू हुआ, 17 साल लगे 700 लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए, यानी कि 1927, और उसके बाद और 10 साल लगे उन 700 लोगों ने जो बातें कही थी उसको कंपाइल करके एक किताब की शक्ल देने में। और इसके बाद जो है सन 36 या 37 में 1937 में ये बुक रिलीज होती है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक में दुनिया के 700 कामयाब लोगों की कॉमन आदतों को लेकर कुछ बातें कही गई है। उनमें से 3 ऐसी आदत थी जो 700 के 700 लोगों में थी। 3 कॉमन आदतें थी, बाकी आदतें ऐसी थी जो 700 में से 650 में थी, किसी में 100 में थी। 3 700 के 700 लोगों में थी। सबसे पहली आदत क्या थी? दे ऑल वर अर्ली राइजर्स। वो सूरज को जगाने वाले लोग थे, सूरज उनको नहीं जगाता था। आप जब सुबह जल्दी उठते हैं, मुझे किसी सेशन में पूछा गया, शायद एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बार मुझे पूछा गया, आपकी उम्र का एक बच्चा था, मैं स्टूडेंट के हवाले से बात कर रहा हूं, कि सर हमारी 22-23 साल की उम्र में आज तक हमने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा लॉस क्या किया है? तो मैंने कहा बेटा आपने अपनी जिंदगी में जितने दिन सुबह 5 से 7 का टाइम नहीं देखा, यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस है। तो थिंक एंड ग्रो रिच के हवाले से सबसे पहले कामयाबी का जो मंत्र है वो है कि आपको सूरज के पहले उठना है। एक और ब्रायन ट्रेसी की किताब है ईट दैट फ्रॉग, पढ़िएगा, आपको टाइम मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, और सुबह के 2 घंटे या 3 घंटे जो है उसका कमाल क्या है ये आपको समझ में आएगा। हेल अलरॉट की एक तीसरी बुक है जिसका रिव्यू मैंने लास्ट महीने गुजरात टुडे में लिखा था, द मिरेकल मॉर्निंग। मैं आपको ये सारी चीजें शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि मुझे 20-25 मिनट का टाइम दिया गया है, जो मुझे बहुत सारे टॉपिक खत्म करने हैं। तो ये कुछ किताबें मैंने आपको बताई, आप पढ़िएगा, आपको ऑर्गेनाइज लाइफ क्या है, डिसिप्लिन लाइफ क्या है, इसके बारे में आपको बड़े अच्छे से आपको इसको समझ में आएगा। दूसरी चीज जो थिंक एंड ग्रो रिच में 700 लोगों में कॉमन आदत थी वो थी दे ऑल वर बुक रीडर्स। तमाम के तमाम लोग जो थे ना वो किताबें बहुत सारी पढ़ते थे। किताबों के हवाले से जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मैनेजमेंट की किताब पढ़ो, आप फिक्शन पढ़िए, आप नॉन फिक्शन पढ़िए, आप स्टोरी बुक है, फैंटेसी है, आप लाइफ मैनेजमेंट है, आप बिजनेस मैनेजमेंट है, किसी भी तरह की आपके सिलेबस की किताब है। किताब पढ़ने वाला मुझे एक बंदा बता दीजिए जो लाइफ में दुखी है, कमर्शियल हवाले से या जिंदगी को सोशल तरीके से जीने के हवाले से, आपको कोई एक बंदा नहीं मिलेगा। तो जल्दी उठना ये उस किताब का मैसेज है। दूसरा मैसेज क्या है? आपको बुक रीडर बनना है,
और तीसरा जो उस किताब में बताया गया, दुनिया के 700 लोगों की कॉमन आदत थी, वो ये थी कि दे ऑल वर गिवर्स, वो सारे लोग बांटना जानते थे। मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, मैं करीबन अपने हर फंक्शन में इस बात को दोहराता हूं कि इस्लाम में हम ज़कात निकालते हैं पैसों की, गोल्ड की या हमारी प्रॉपर्टी की। इसी तरह से हम सबको अपने इल्म की भी ज़कात निकालनी चाहिए। आपके पास जो इल्म है उसको आप जितना ज्यादा बांटते हो उतना ज्यादा अल्लाह आपको जरिए पैदा करता है, आप उससे अनेक गुना आपके पास वो इल्म हासिल हो जाता है। बांटने के हवाले से जरूरी नहीं है कि जब हम बांटने की बात करें तो सिर्फ पैसा हो। आप किसी को एक अच्छी सी मुस्कुराहट दो और वो बंदा खुश हो जाए, ये भी बांटना बोलते हैं। एक बड़ी अच्छी, मैं आपको अरबस्तान की कहानी याद आ रही है कि कई बार आप अपने पास से कुछ गंवाए बगैर किस तरह दूसरों की मदद कर सकते हैं। ये कहानी ऐसी है कि अरबस्तान में एक बंदा है, अरब है, जिसके 3 बेटे हैं और वो बीमार है और उसको लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन जीऊंगा नहीं, तो वो अपने तीनों बेटों को बुलाकर वसीयत करता है। वो कहता है कि बेटा, मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को मिलना चाहिए, उसका तीसरा हिस्सा जो है वो मेरे मझले बेटे को मिलना चाहिए और उसका 9वां हिस्सा जो है वो मेरे सबसे छोटे बेटे को मिलेगा। आधा, तीसरा और 9वां। इंतकाल हो जाता है उनका। उनकी प्रॉपर्टी में उनके पास 17 ऊंट होते हैं, 17 कैमल। इस कहानी का नाम ही है द स्टोरी ऑफ 17 कैमल। 17 ऊंट होते हैं। अब आप सोचिए 17 ऊंट का आधा कैसे होगा? नहीं होगा। 17 ऊंट का थर्ड भी नहीं होगा, 9th पार्ट भी नहीं होगा। ये तीनों को समझ में नहीं आता हम क्या करें। वो वहां के जो गांव के सरपंच होते हैं, जो अमीर होते हैं, उनके पास जाते हैं, सर हमारा प्रॉब्लम ये है। वो कहते हैं आप एक काम करो, आप सारे ऊंट मेरे घर लेके आ जाओ, आप तीनों भाई आ जाओ, मैं सॉल्यूशन दे देता हूं। सारे भाइयों को बुलाया जाता है, 17 ऊंट को बुलाया जाता है। वो जो अमीर होते हैं वो अपने घर में से एक ऊंट निकाल के उस 17 ऊंट में मिला देते हैं। अभी कितना हो गया? 18 ऊंट हो गया। अब बड़ा बेटा जो है उसको आधा बोला होता है, उसको 9 ऊंट दिया जाता है। 18 का आधा 9 होता है। जो बीच वाला बेटा होता है उसको बोला होता है कि थर्ड पार्ट, यानी 18 का थर्ड पार्ट हो गया 6 उसको दिया जाता है। और जो लास्ट वाला होता है उसको 9th पार्ट बोला होता है, यानी अगर 18 का 9वां हिस्सा करोगे तो 2 आएगा। अब आप गिनिए कि टोटल कितना हुआ। 9 + 6 + 2 = 17। 17 हो गया। वो अमीर अपना ऊंट वापिस घर में ले लेते हैं। उन्होंने अपने पल्ले से कुछ नहीं दिया, लेकिन एक बहुत बड़ी जो मुश्किलात थी, जो भाइयों में तकलीफ होने वाली बात थी, उसको उन्होंने सॉल्व करके रख दिया। तो कई बार ऐसे हालात होते हैं जहां पे हम अपने पल्ले से कुछ ना देकर भी बड़े से बड़ा जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी रहमतुल्लाह अलैह का नाम अगर आप लोगों ने सुना हो तो, जिस तरह से हिंदुस्तान में मदर टेरेसा वगैरह का नाम है, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में उनका ऐसा नाम है। बांटने के लिए, सर्विस के लिए, खिदमत के लिए नंबर 1 नाम है, मतलब पूरे सब कॉन्टिनेंट में। ईदी साहब का मैं एक बार इंटरव्यू देख रहा था टीवी पे, उनको पूछा गया कि आपको ये खिदमत का जज्बा कहां से आया, लोगों में बांटने का जज्बा कहां से आया? उन्होंने कहा कि जब मैं बच्चा था, मेरी उम्र जब 10 साल के आसपास थी, मैं एक बार घर पे खाना खाने बैठा था और मेरी माँ ने मुझे 2 रोटी खाने को दिया। मैंने दोनों रोटी खाई, हवा में हाथ उठाए और अल्लाह का शुक्र किया। बोलता मेरी माँ ने पूछा कि बेटा आपने क्या किया? मैंने कहा कि मैंने ये जो मुझे खाना मिला इसके लिए अल्लाह का शुक्र किया। वो कहते हैं कि मेरी माँ ने कहा कि ये तो तुमने बहुत अच्छी बात की, लेकिन अल्लाह का शुक्र का डिग्री और बढ़ जाता अगर तुमने दोनों रोटी खाने की जगह एक खुद खाई होती और एक दूसरों में बांटी होती। तो ये जो अल्लाह का शुक्र करने का जरिया है वो और ज्यादा बढ़ जाता। तो ये एक वाक्या था जहां से मुझे बांटने के लिए इंस्पिरेशन मिली।